दौलतपुर गांव में रहने वाले राहुल और वैभव दोनों मुंबई की एक कंपनी में काम करते थे और मुंबई से 3 साल बाद अपने गांव लौट रहे थे। उनकी ट्रेन करीब रात की 1:30 बजे स्टेशन पर पहुंचती है। दोनों स्टेशन पर उतरते हैं तो राहुल कहता है, भाई वैभव, बहुत ठंड लग रही है यार, गाड़ी में इतनी ठंड नहीं थी। अपने गांव के लिए तो कोई गाड़ी सुबह 5 बजे के बाद ही मिलेगी। तब तक बाहर चलो, कुछ सिगरेट चाय वगैरह पिया जाए। तो वैभव कहता है, हाँ भाई, ठंड तो मुझे भी लग रही है, चलो प्लेटफार्म के बाहर ही कुछ पीने को मिलेगा। दोनों जैसे ही प्लेटफार्म से निकलते हैं बिजली चली जाती है। तभी उधर से आवाज आती है, अरे राहुल, बहुत दिनों बाद आए हो। राहुल पलटकर देखता है तो उसी गांव का टांगे वाला रमेश चाचा उर्फ लल्लन चाचा पूरे शरीर पर कंबल को लपेट बीड़ी पी रहे थे। फिर राहुल कहता है, अरे लल्लन चाचा, कंबल लपेटे हुए हो इसलिए पहचान नहीं पाए, लेकिन आपकी आवाज बुलंद है, पहचान गए। लेकिन आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? सवारी लेने आए हो क्या? तो लल्लन चाचा कहता है, अरे बेटा, मेरा तो काम ही यही है। वह अपने गांव की मालिन चमेली की बेटी पेट से थी तो सेवा करने के लिए शहर में ही बेटे ने बुलाया था। 12 बजे की गाड़ी थी, आधा घंटा लेट गाड़ी आई। तो राहुल कहता है, बहुत सही टाइम पर मिले हो चाचा, आप मुंबई में इतनी ठंड नहीं है, लेकिन यहाँ गाड़ी से उतरने के बाद बहुत अधिक ठंड लग रही है और घर पहुँचना भी जरूरी है। फिर लल्लन चाचा कहता है, कोई बात नहीं बेटा, बाहर तांगा खड़ी है, चलो, हमें भी एक कस्टमर की जरूरत थी, एक से भले दो। फिर दोनों लल्लन चाचा के तांगे में बैठ जाते हैं और गांव की ओर निकलते हैं। फिर रास्ते में राहुल कहता है, चाचा जल्दी चलो, नहीं तो ये सर्द रात बर्फीली हवा हमारी जान लेकर ही जाएगी। फिर वैभव कहता है, चाचा 2 बीड़ी मिलेगी क्या? वह क्या है कि इतना ठंड है ना, बीड़ी पीकर ही कुछ गर्मी आएगी। फिर लल्लन चाचा कहते हैं, सही कह रहे हो तुम, यह लो बीड़ी पियो। फिर दोनों को बीड़ी देते हैं और अचानक से उनकी बीड़ी जला देते हैं। तो राहुल कहता है, लल्लन चाचा, तुम क्या समझे कि हम डर जाएंगे? अरे हम दोनों को अगर रात में नींद नहीं आती थी तो कब्रिस्तान में हवा खाने निकल जाते थे। एक तरफ समुद्र की आवाज और दूसरी तरफ कब्रिस्तान का सन्नाटा। कभी कभी तो हम दोनों भूतों के साथ कब्र पर बैठकर रात भर ताश खेले हैं, और जैसे तुम्हारे साथ बीड़ी के सुत्ते लगा रहा हूँ, उन लोगों के साथ भी लगाए हैं सुत्ते। फिर लल्लन चाचा कहता, अरे वाह, तुम दोनों काफी निडर हो। फिर वैभव कहता है, बचपन से ही चाचा, बचपन से ही ये भूत प्रेत माया सब तो उनके भयभीत करते हैं जो कमजोर दिल के होते हैं। फिर लल्लन चाचा कहते हैं, क्या हुआ बेटा, एकाएक तुम दोनों ने बात करनी बंद क्यों कर दी? फिर रोहित कहता है, हम सोचे कि हमारी बातें सुनकर कहीं आप और ज्यादा भयभीत न हो जाए। फिर वैभव भी कहता है, और वह चाचा, ठंड ज्यादा ही लग रही है ना, इसलिए बोलने का मन नहीं कर रहा है। फिर लल्लन चाचा कहते हैं कि ठीक है, चलो तुम वहाँ ले चलते हैं, कुछ गर्माहट बढ़ेगी, गांव अभी 13 किलोमीटर दूर है। फिर रोहित कहता है, ये तो गांव जाने का रास्ता नहीं लग रहा, किधर से ले जा रहे हो हमें? फिर लल्लन चाचा कहते हैं, वह देखो, आग की लपेट, जी भर के हाथ सेक कर गर्माहट ले लो। फिर वैभव कहता है, अरे रोहित, ये तो कोई शमशान लग रहा है, यहाँ पर तो चिताएं जल रही है, ये कहाँ ले जा रहा है हमें? फिर रोहित कहता है, लल्लन चाचा, ये कहाँ ले आए हो हमें, ये तो शमशान है, यहाँ पर तो चिताएं जल रही है। और तो लल्लन चाचा कहते हैं, बेटा, यही तो अपना ठिकाना है, बाकी तो सब कल्पना है, और तुम लोग कई बार कब्रिस्तान में बीड़ी पिए हो, आज मेरे साथ शमशान में भी पी लो। फिर वैभव कहता है,
क्या चाचा, अभी हम तुमको डरा रहे थे, अब तुम हमको डरा रहे हो। वैसे बता दो, हमें भूतों से डर नहीं लगता। फिर रोहित कहता है, भाई वैभव, हमें तो डर लग रहा है यार। देखो चाचा का चेहरा पूरा जला हुआ है, सिर्फ हड्डी दिख रही है। दूसरा देखो, हमारी हवा हमारी तरफ चल रही है, लेकिन चाचा का कंबल उल्टी दिशा में उड़ रहा है यार। फिर वैभव कहता है, अरे हाँ यार, मुझे भी अभी याद आया, करीब 2.5 साल पहले मेरी बीबी का फोन आया था कि लल्लन चाचा दिवाली के दिन फूलझड़ी जलाते समय जलकर जिंदा मर गए थे। भाई, तो फिर ये लल्लन चाचा कौन है? तो रोहित डरते हुए कहता है, क्या बक रहे हो? तो प्लेटफार्म पर ही तुम्हें ये बताना था ना यार, इसके साथ हम लोग आते ही नहीं, कहाँ फंसा दिया। अरे भाई, वो देखो चाचा के पाँव भी उल्टे हैं। भाई, हम लोग फंस चुके हैं यार, अब हमें यहाँ से भागना होगा। फिर वैभव कहता है, अरे यार, उस समय मुझे कुछ याद आया था कि लल्लन चाचा मर चुके हैं, तो मुझे कोई शौक थोड़ी याद था कि भूत को रोककर अपनी मौत को बुलाऊं। फिर रोहित कहता है, हाँ यार, अभी मुझे याद आ रहा है कि मालिन चमेली को मरे हुए 1.5 साल हो गए हैं। तो फिर ये किसे छोड़ने स्टेशन पर गया था? तभी लल्लन चाचा कहता है, अरे तुम लोग क्या कानाफूसी कर रहे हो? लो आओ, अपना हिट एरिया सेक लो। अपना हाथ। फिर लल्लन चाचा तांगा रोककर नीचे उतरते हैं और वह दोनों भी तांगे से नीचे उतरते हैं और दोनों भी तांगे से नीचे उतरते हैं। तो लल्लन चाचा कहते हैं, अरे अभी अभी तो तुम्हें ठंड लग रही थी और अभी तुम दोनों के पसीने निकल रहे हैं। फिर रोहित कहता है, वैभव चलो, हमें घर जाना है, अब हम यहाँ से पैदल ही चले जाएंगे। तो लल्लन चाचा कहते हैं, अरे ऐसे कैसे चले जाओगे, और यहाँ से 13 किलोमीटर दूर पैदल जाना मुश्किल है। भैया, अभी तो 3 ही बज रहे हैं, 5 बजे मैं तुम्हें गांव छोड़ दूंगा। फिर वैभव कहता है, अरे नहीं नहीं चाचा, हम अपने से ही चले जाएंगे, आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप यहीं रहिए। वे लोग अभी बात ही कर रहे थे कि उधर से चमेली आई और जिसके बारे में लल्लन चाचा अभी अभी बोल रहे थे, जिसको छोड़ने ही स्टेशन गए थे। फिर चमेली बोली, अरे बबुआ, तुम दोनों कहाँ से आ रहे हो? फिर वैभव कहता है, पहले ये बताओ कि तुम इस शमशान में क्या कर रही हो इतनी रात को? फिर चमेली कहती है, अरे बेटा, मैं ठहरी मालिन सुबह 4 बजे ही उठ जाती हूँ फूल तोड़ने के लिए। आज मैंने घड़ी देखी ही नहीं, नींद खुली तो हाथ मुंह धोकर निकल गई। फिर रोहित कहता है, वह सब तो ठीक है, पर फूल तोड़ने 13 किलोमीटर दूर कैसे आ गई? तो चमेली कहती है, वह लल्लन भैया किसी को स्टेशन छोड़ने आ रहे थे और मुझे बहुत ठंड लग रही थी, इसलिए मैं कहीं कि मुझे यहाँ उतार दो। आओ, यहीं एक झोंपड़ी है, उसी में थोड़ी देर आराम कर लो। तभी बगल में जल रही एक चिता से एक साया उड़ता है और उड़कर वहां आकर बोलता है, उस झोंपड़ी में मेरे मेहमान है, तुम इन्हें लल्लन भैया की झोंपड़ी में ले जाओ। ये सुनकर रोहित और वैभव काफी डर जाते हैं, लेकिन वह समझ चुके थे कि लोग फंस चुके हैं, इसलिए दोनों एकांत में प्लान बनाकर निकालने की फिराक में थे। तभी लल्लन की डरावनी आवाज उनके कानों में पड़ती है, मैं भी तो इन दोनों को यही बोल रहा हूँ कि थोड़ी देर यहाँ आराम कर लो, गर्माहट ले लो, उसके बाद मैं तुम्हें दोनों को गांव पहुंचा दूंगा। फिर चमेली कहती है, हाँ बबुआ, चलो, इतने दिनों बाद इतनी दूर से आए हो, थोड़ी देर झोंपड़ी में आराम कर लो। फिर 2 घंटे बाद सुबह होते ही हम सभी गांव चलेंगे। रोहित और वैभव दोनों समझ चुके थे कि अब उनका बचना मुश्किल है। दोनों आंखों ही आंखों में इशारा करते हैं
और चमेली के साथ झोंपड़ी में चले जाते हैं। तभी एक बुझी हुई चिता से अचानक एक आग का गोला निकलता है और कुटिल हंसी के साथ आसमान की ओर निकल जाता है। यह घटना दोनों के दिल को दहला देती है। डरते डरते वे दोनों चमेली के साथ जैसे तैसे झोंपड़ी में जाते हैं। झोंपड़ी में चिता के जैसे ही 2 बेड लगे हुए थे। फिर चमेली रहती है, तुम ये दोनों यहीं आराम करो, मैं थोड़ा सा बगल में गेंदा का फूल है उसे तोड़कर आती हूँ। इतना कहकर चमेली वहां से चली जाती है। फिर वैभव कहता है, रोहित सोना नहीं, ये लोग हमें मार देंगे और हमें मारकर अपने साथ ले जाने की ताक में हैं। बगल वाली झोंपड़ी से कैसे रुदन की आवाज आ रही है, जैसे कोई किसी का गला दबा रहा हो। फिर रोहित कहता है, इस भूतिया शमशान में तुम सोने की बात करते हो, हमारी तो नींद ही उड़ी हुई है। अब हमें यहाँ से किसी भी प्रकार से भागना होगा, नहीं तो हम लोग भी इस चिता में जल जाएंगे। फिर वैभव कहता है, मौका अच्छा है, बाहर अभी कोई दिख नहीं रहा। चमेली पता नहीं किधर गई है, शायद लल्लन चाचा से हम लोगों को मारने का प्लान बनाने गई हो। चलो। फिर वैभव कहता है, चुपके से हम इधर पीछे से निकल जाते हैं। तो रोहित कहता है, चलो भाई, किसी तरह से मुझे गांव पहुंचा दो, तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। सुबह उठते ही मेरी बच्ची मुझे खोजेगी, वह बेसब्री से मेरा इंतजार कर रही है। 1 मंथ पहले से ही मैं उसके पसंद के खिलौने जमा कर रहा हूँ, ताकि मैं उसे दूं तो वह खुश हो जाए। तो वैभव कहता है, अरे यार, मेरा भी लगभग यही हाल है भाई। कल ही मेरी मुन्नी से बात हुई थी, वह कह रही थी कि वहां से एक बार्बी डॉल लेकर आना। इसी वेग में मैं वो बार्बी डॉल है, पता नहीं क्या होगा। मेरी मुन्नी तो मेरे बिना जी ही नहीं सकती। यार, इतना कहकर वे दोनों खूब तेज से वहां से भागते हैं और भागते भागते दोनों सड़क पर पहुंचते हैं। कुछ दूर चलने के बाद रोहित कहता है, वैभव, तुमने बस की आवाज सुनी क्या? तो वैभव कहता है, हाँ हाँ, शायद मुझे भी लगा कि कोई बस की आवाज आ रही है। पीछे से रोहित कहता है, अरे हाँ, वह देखो, धुंध में कुछ लाइट नजर आ रही है। फिर वैभव कहता है, अरे ये तो बस ही है, थैंक गॉड, ऊपर वाले ने हमारी सुन ली। फिर रोहित कहता है, ये लो आ गई बस। ओ भैया, रोको रोको, बस हमें भी चलना है। फिर बस रुक जाती है तो रोहित कहता, चल चल जल्दी चल, दोनों चल बस में बैठ जाते हैं। फिर वैभव कहता है, रोहित, ये कंडक्टर का चेहरा तो मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है, पर पता नहीं चल रहा है कि इसे कहाँ देखे हैं। फिर रोहित कहता है, हाँ यार, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। फिर रोहित को याद आता है, अरे ये तो अपने गांव का ही मेवालाल है, हम लोगों की स्कूल में गार्ड था जब हम लोग हाई स्कूल में थे। याद है, उसी समय तो ये मर गया था, उसके ऊपर तो बिजली गिर गई थी, मर गए। पीछे देखो, सारे पैसेंजर हमारे गांव के मरे हुए लोग हैं। बस अचानक एक ब्रेकर से लगकर उछलता है। रोहित और वैभव दोनों की आंखें बंद हो जाती है। उन्हें लगता है एक बड़ा सा एक्सीडेंट हुआ है, और जब आंखें खोलते हैं तो देखते हैं कि बस की जगह टांगे पर सिर्फ ये दोनों बैठे हुए हैं। ड्राइवर की जगह लल्लन चाचा टांगा चला रहा है। मुझे कुछ सोच बातें, तब तक लल्लन पीछे मुड़कर उनसे बोलता है, अरे तुम दोनों वहां से भाग के क्यों गए? चमेली बोल रही थी कि तुम दोनों को वहां आराम करने के लिए बोले थे और न जाने कहां चले गए। मुझे टांगा लेकर खुद आना पड़ा। चलो, हमें तुम्हारी जरूरत है, अगर सुबह हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर वैभव कहता है, चाचा, हम तुम्हारे बच्चे के समान है, छोड़ दो हमें, हमारे छोटे छोटे बच्चे घर पर इंतजार कर रहे हैं, हमें जाने दो। फिर लल्लन कहता है, अरे
बहुत दिनों के बाद गांव का कोई आदमी मिला है। तुम दोनों हमारे मेहमान हो भाई। चलो, फूलमती भी यहाँ तुम दोनों का इंतजार कर रही है। अब तुम्हारा घर ये गांव नहीं, शमशान में ही तुम दोनों का घर होगा। फिर रोहित कहता है, देखो यार, बस कुछ ही पल में सवेरा होने वाला है। सामने मंदिर है, किसी तरह मंदिर के पास पहुंचो, मैं इसे देखता हूँ। फिर वैभव कहता है, हाँ ठीक है, मैं कूदकर भाग रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। अचानक वैभव टांगे से कूदकर भागने लगता है। ये देखकर उसे पकड़ने के लिए लल्लन उसके पीछे उड़कर जाता है और उसे मंदिर पहुंचने से पहले ही पकड़ लेता है। लेकिन इधर रोहित भागते हुए किसी तरह से मंदिर के पास पहुंच जाता है। पीछे पीछे वैभव को अपनी बाहों में दबाए लल्लन वहां उड़कर पहुंच जाता है, लेकिन मंदिर के अंदर नहीं घुस पाता। वहीं से चिल्लाता है, रोहित चल जल्दी से बाहर निकलो, छुपने से कोई फायदा नहीं। रोहित कहता है, लल्लन चाचा, आप चले जाओ, आप मर चुके हो। हमें मालूम है आपकी दुनिया अलग है और हमारी अलग। मैं आपके साथ नहीं जा सकता। फिर लल्लन कहता है, तुम दोनों का खून पीने के बाद ही हमें मुक्ति मिलेगी। अगर तुम नहीं आए तो तुम्हारे दोस्त वैभव को मैं इसी समय मार डालूंगा। रोहित किसी प्रकार लल्लन को अपनी बातों में फंसाए रखता है। तभी धीरे धीरे सूर्य भी उदय होने लगता है। सूर्य की किरणें सीधे मंदिर के गुंबद पर पड़ती है। उस गुंबद पर रोशनी पड़ते ही चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। जैसे ही वह रोशनी लल्लन पर पड़ती है, वह चिल्लाते हुए वैभव को छोड़ देता है और धुआं बनकर गायब हो जाता है। फिर रोहित कहता है, आज की रात में कभी नहीं भूलूंगा यार। मुझे तो लगा कि मैं आज के बाद अपने परिवार वालों से कभी नहीं मिलूंगा। फिर वैभव भी कहता है, यार मैं तो बहुत ही ज्यादा डर गया था। मैं सोच रहा था कि काश एक बार उनसे आखिरी बार मिल पाता। भगवान करे आज जो भी हुआ वह सब दोबारा कभी ना हो। आज हम इन भगवान की कृपा से ही बच पाए हैं। चल जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। रोहित और वैभव दोनों मंदिर में जाकर भगवान को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हमारी मदद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु, हम पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। फिर वैभव भी कहता है, हाँ प्रभु, आज आपकी वजह से हम अपने घर वालों से मिल पाएंगे। इसी तरह से हमेशा हमारे साथ रहिएगा। रोहित कहता है, चल अब घर चलते हैं, घर वाले इंतज़ार कर रहे होंगे। इसके बाद दोनों अपने घर चले जाते हैं। लेकिन आज भी रेलवे स्टेशन पर लल्लन चाचा की आत्मा लोगों का इंतज़ार करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।